मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेत आयु कितनी होती है, अर्थात एक प्रेत आत्मा का जीवन कितना हो सकता है, वो कब तक उस योनि में, प्रेत योनि में भटक सकता है, रह सकता है। तो एक घटना है मेरे जीवन की, मैं आपसे शेयर करता हूँ इस विषय में कि आसाम के अंदर एक जगह है, एक स्थान है। वो स्थान जो है एक बंगला है, अंग्रेजों के ज़माने का, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ बंगला है वह। तो अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो बिजनेसमैन थे मारवाड़ी समाज से, राजस्थान के लोग, उनको जो है वो दे दिया। टी गार्डन्स भी उनके पास, वो उनके साथ काम भी करते थे पहले, बाद में वो उन्हीं को देकर चले गए। कुछ ऐसा कहते हैं, अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जो लोग उनके इस काम में सहयोगी थे, टी के चाय के काम में, उनको वो अपना टी गार्डन देकर चले गए। कुछ इस तरह की बात है। तो एक अंग्रेजों के ज़माने का बंगला था, तो अंग्रेज उसमें पहले रहते थे, उन्हीं का परिवार वहाँ रहता था और वो उसी में अपना रहे। बहुत कुछ घटनाएं घटी, आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई, क्रांतिकारी हुए, बहुत तरह की घटनाएं घटी। तब तो जानते ही आप किस समय कैसा था, और उस समय जो है ये सब पता करना बड़ा ही कोई फ़ोन का ज़माना, इंटरनेट, टीवी, टेलीविज़न तो था नहीं। तो जो घटनाएं घटी होंगी वो चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह की घटना घटी। तो अब वो बंगला जो था वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा एरिया था। तो आगे जो लोग हुए, लगभग उन्होंने मारवाड़ी समाज के जो लोग थे जिनके पास वो बंगला था, टी गार्डन्स भी उनके पास बहुत सारी थी, बहुत ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ था। आप अगर आसाम घूमे होंगे तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आसाम के अंदर ज़्यादातर जो टी गार्डन है वो मारवाड़ी समाज के लोगों के पास है। ठीक, बड़े बड़े जो टी गार्डन्स हैं, जो टी का बिजनेस है, चाय का जो व्यापार है, वो उन्हीं लोगों के पास है। तो ये हमें देखने को वहाँ पर आसाम के माहौल में देखने को मिलता है। तो अब हुआ क्या कि वो जो बंगला था वो लोग उसमें कभी रहे नहीं, अपने नौकर चाकरों को रखा है क्योंकि बहुत बेहतरीन नहीं था। और बाद में उन्होंने क्या किया कि उसको डेवलप कर कर एक बैंक्वेट हॉल के रूप में, क्योंकि उसमें ज़मीन बहुत थी और नहीं भी तो कम से कम 2 बीघा या 3 बीघा के आसपास ज़मीन के एरिया में वो होगा बंगला जो है। तो उसमें उन्होंने, और उसकी पार्किंग सब कुछ था, गार्डन भी था उसमें। तो उन्होंने उसको डेवलप किया एक बैंक्वेट के रूप में, एक मैरिज हॉल के रूप में, कि चलो इसको डेवलप कर देते हैं इस तरह से, और इससे फिर शादियाँ वादियाँ होंगी इसमें, तो फिर खर्चा भी इसका निकलेगा। तो इस तरह से ट्रस्ट बनाकर उन्होंने ऐसा कर दिया। अब हुआ क्या कि वहाँ पर शादियाँ कई हुई, लेकिन कहते हैं कि जितनी भी वहाँ शादियाँ हुई वो वहाँ पर सफल नहीं हुई। बाद में वो शादियाँ टूट गई, या पति मर गया या पत्नी मर गया, और या फिर टूट गई, कुछ इस तरह की चीज़ें लोगों का मानना था। अब भी और भी बहुत सारी उस जगह की ऐसी कुछ अपनी भूमिका रही, इसलिए मैं उस जगह का बारे में, जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो फिर बाद में एक दौर शुरू हुआ आसाम के अंदर, एक क्रांति का दौर, एक क्रांतिकारियों का दौर शुरू हुआ। और फिर बाद में वो क्रांति जो थी, क्रांतिकारियों का जो वो काम था, वो एक तरह से आतंकवाद का रूप धारण कर लिया, और आतंकवादी संगठन अल्फा हुआ आसाम के अंदर, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, वो लोग हुए। तो उनके खिलाफ सरकार ने बहुत सारे 90 के दशक में, और फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बजरंग ऑपरेशन, उसके पहले भी बजरंग ऑपरेशन चला अल्फा के अगेंस्ट में, और बहुत बड़ा ऑपरेशन चला जिससे कि उनकी शक्ति को दबाया गया, और काफ़ी हद तक दबाने में सरकार को बाद में सफलता मिली। लेकिन एक समय पर ऐसा कहते हैं कि सरकारी लोगों ने ही इसको बढ़ाया था, इसको बढ़ावा दिया था। तो ऐसी भी घटना, ऐसी भी कहानी, कथा आती इस विषय में।
अब हुआ क्या कि वो जो बंगलो था, जिस टाइम पर अल्फा के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, तो सीआरपीएफ के लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस बंगले को अपने कब्जे में लिया। कब्जे मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं, जिसका है जो मालिक हैं, कोई मारवाड़ी जो थे अग्रवाल समाज से, वो उनके मालिक थे, तो उनसे बात कर कर उसको कब्जे में लिया अपना, अल्फा के अगेंस्ट काम करने के लिए। और कब्जे में लेकर वहाँ पर उन्होंने अल्फाइयों को पकड़ कर लाना और उनको वहाँ पर उनसे बातें निकलवाना, उनको टॉर्चर करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर शुरू हो गई। करते रहे, समय फिर बीता, भी देखते देखते फिर अल्फाइयों का समय भी वो दब गए और वहाँ से मिलिट्री जो थी उस बंगले को लगभग कहते हैं 5 सालों तक मिलिट्री ने एक तरह से यूज किया और उस बंगले को फिर छोड़ दिया। जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको दे दिया, लेकिन अब वो जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत उलझ गई, बहुत फंस गई। और बहुत जब फंस गई प्रॉपर्टी, तो फिर जो है जो मालिक थे उन्होंने सोचा कि फिर क्या किया जाए, उसमें इतनी गंदगी, उतनी क्या किया जाए। उन्होंने भी उसको छोड़ दिया वैसे का वैसे, कोई यूज उसका नहीं किया। अब उसमें गंदगी फैलती गई, कचरे फैलते गए, अब बंद पड़ा हुआ है, बहुत कचरा है। तो लगभग 10 वर्षों तक वो जो है बंद रहा, लगभग 1999 से कि पहले ये ऑपरेशन चला अल्फा के अगेंस्ट में आसाम के अंदर। आप हिस्ट्री पता कर सकती हैं, सारी हिस्ट्री एकदम जेन्युइन है। ऑपरेशन चला था और उसमें मिलिट्री ने उसको यूज़ किया। उसके पहले शादी ब्याह के लिए यूज़ होता था, उसके पहले बहुत पहले बिल्कुल बंद ही पड़ा रहता था। और जो है पता नहीं कितने वर्षों तक वो शादी ब्याह के लिए यूज़ हुआ, लगभग हुआ होगा 20 वर्षों तक। तो और अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ था। उसके पहले वहाँ पर टी गार्डन के जो मालिक थे वो अपने मज़दूरों को या मैनेजर्स को वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दिया करते थे। कुछ इस तरह की बातें थी, उस जगह का अपना एक इतिहास है। तो इस तरह से अब चला, फिर 10 साल बिल्कुल बंद, उसमें कोई नहीं कहा। हाँ, उसके आसपास मकान बनते गए और काफ़ी मकान बन गए, लेकिन जो आसपास जो घर बने वो अक्सर कहा करते थे कि भाई हमें इस बंगले से बहुत तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, कई बातें हमें सुनाई देती हैं। तो ये चीज़ें थी। अब हुआ क्या कि एक संस्था वहाँ पहुँचती है, एक आध्यात्मिक धार्मिक विषयों पर काम करने वाली जो संस्था है वहाँ पहुँचती है और वो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई मकान है और पड़ा हुआ है और हमें सस्ते में मिल जा सकता है, तो हम अपनी धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ से कुछ शुरू कर सकते हैं। वो लोग अपना प्रवचन प्रचार धर्म का कुछ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और प्रचार करेंगे, लोगों को धर्म से जुड़ेंगे। आपको पता ही है क्या चलता रहता है इस क्षेत्र में, तो इसका तो भान आपको समझ तो होगा ही। तो चलो ठीक है, तो संस्था ने वहाँ पर जो है मालिक से बात की और कहा कि हमें अगर दे दे, तो बोला कि ठीक है, आप लोग लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे और यहाँ पर कुछ धार्मिक गतिविधियाँ करिए, क्योंकि वो जगह हमारे लिए बिल्कुल बेकार है और बदनाम जगह है, भूतिया जगह। पूरे शहर के अंदर लोग उसको भूतिया जगह कहते हैं। अब संस्था ने जगह ले ली, लेने के बाद उसने पूरी सफाई करवाई, पूरा 100% तो रिनोवेट नहीं किया, लेकिन सफाई उफाई, गंदगी जितनी थी उतनी सफाई करवा दी। उसमें बड़े बड़े घास जंगल की तरह उगे हुए थे, उनको कटवाया, उनको साफ़ करवाया और साफ़ करवाने के बाद जो है वहाँ पर रहने लगे। और वहाँ पर जब रहने लगे तो वहाँ से संस्था ने अपनी गतिविधियों को वहाँ से चलाना शुरू कर दिया। अब संस्था ने गतिविधियाँ अपनी चलानी शुरू कर दी। जब संस्था की गतिविधियाँ वहाँ शुरू हो गई तो अब चलो समय चल रहा है, योगी महात्मा लोग वहाँ कुछ रहते थे, कुछ साधु लोग वहाँ पर रहना शुरू कर दिए, जो कि कथा प्रवचन करते थे और प्रचार कर कर लोगों को वहाँ जोड़ते थे। कुछ सहयोगी पहले से उनके अनुयायी थे, उस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग वहाँ पहले से थे, तो वो उनको सपोर्ट भी करते थे। तो अब इस तरह से रहना शुरू हो गया। मैं भी वहाँ पर गया, कुछ दिन रहा वहाँ पर। अब समय बीता, आगे बढ़ा, तो लोग कहते थे, मैं जब गया तो वहाँ पर तो मैंने खुद भी कई बार अनुभव किया कि हाँ, यहाँ पर आत्माओं का, ऐसी प्रेत आत्माओं का ऐसे कुछ वास है। अब हुआ क्या कि एक दिन संडे के दिन, रविवार की बात है ये, वहाँ पर चल रहा था भजन कीर्तन। भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, साउंड लगा था, माइक लगा था, इस तरह से
चल रहा था। और बीच में एक जगह थी जहाँ हॉल था, आगे में खाली जगह थी, बहुत बड़ी खाली जगह थी, जिसमें कि गार्डन भी था, फूल पत्तियाँ लगे हुए थे और गाड़ियाँ वड़ियाँ भी खड़ी हो जाती थी, पार्किंग की भी अच्छी खासी जगह थी और बहुत मजबूत बाउंड्री, उसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी, अंग्रेज़ों के ज़माने का बिल्डिंग था वो। और फिर पीछे में भी जगह थी जहाँ पर बहुत कुछ, वैसे तो पीछे में जगह जब उसे बैंक्वेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, मैरिज हॉल के रूप में, तो पीछे खाना बनाने की जगह, हलवाइयों के लिए जो है स्थान बनाए गए थे, हलवाइयों के लिए जगह बनाई गई थी, कुछ इस तरह की जगह थी, काफ़ी खुली जगह थी। लेकिन अब वहाँ भी झाड़ फूस था, क्योंकि ये इन्होंने तो, संस्था वालों ने तो उसे आश्रम का रूप दे रखा था, तो पीछे की जगह वो ज़्यादा यूज नहीं करते थे, उनके काम की नहीं थी, लेकिन खुली रहती थी, जब लोग वहाँ आते थे तो खुली रहती थी। और बीच में एक बहुत बड़ा हॉल होता था, क्योंकि बैंक्वेट है, मैरिज हॉल है, तो हॉल तो हर मैरिज हॉल में बनाया ही जाता है गैदरिंग के लिए, तो उस हॉल को अब एक तरह से सत्संग हॉल या भजन कीर्तन हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, और संडे के दिन, इतवार के दिन, और जो है भजन कीर्तन प्रवचन कुछ कुछ चलता था, गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ चलती थी, मेडिटेशन ध्यान वगैरह भी चलता था। तो अब हुआ क्या कि एक लड़की थी जो कि वहाँ पर कुछ भजन कीर्तन कथा प्रवचन सुनने वहाँ पर गई थी, प्रत्येक रविवार को वो वहाँ जाया करती थी। अब वो वहाँ से, लड़की जो थी वहाँ से, उसका मन किया, उसको शायद कुछ ज़रूरी फ़ोन आ गया या उसको ज़रूरी कहीं बात करना था, तो फ़ोन आ गया, तो वो वहाँ से उठी और उठकर जो है वो पीछे की तरफ चली गई। अब शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, पूरी तरह से अंधेरा तो नहीं हुआ था लेकिन अंधेरा हो रहा था। अब वो उधर जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी, और इधर कथा प्रवचन चल रहा है, तो लोग तो यहाँ बैठे हुए, पीछे किसका ध्यान है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो पीछे चली गई, फ़ोन पर ज़्यादा पीछे चली गई, शायद पता नहीं किसका फ़ोन था, उसका कुछ, उसको बात करना था, कुछ ज़रूरी प्राइवेट कॉल था या क्या था। तो अब बातें लंबी चलने लगी। अब लेकिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया, कथा प्रवचन में लोग लगे हुए सुन रहे हैं, हाँ ठीक है भाई, उसका फ़ोन आया, वो चली गई, पीछे की ओर गई, अब कितने देर बाद आएगी क्या है। तो अब जब हुआ क्या कि प्रवचन कथा वगैरह सब खत्म हो गया, तो लोगों ने फिर उसके साथ जो लोग आए थे उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ चली गई। बोल, तो किसी ने देखा था, बताया किसी, जिसने देखा था कि भाई उसका शायद फ़ोन आया था, वो पीछे की ओर गई थी। लेकिन पीछे की ओर गए हुए तो लगभग 1 घंटा हो गया, कार्यक्रम 3 घंटे का वहाँ चलता था, 1 घंटा से ऊपर हो गया पीछे की ओर गए हुए। जब उन लोगों ने कहा कि 1 घंटा से ऊपर हो गया, चलो जाकर देखते हैं, तो जो उसके साथ में 1-2 लोग आए थे वो पीछे जाकर देखे, तो वो कहीं नज़र ना आए, कहीं दिखाई ना दे। अब वो जाकर देखे तो एकदम कोने में बेहोश पड़ी हुई है, बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे किसी ने मारा है, पूरा बाल वाल उसके बिखरे हुए हैं। और फिर जो है उसको लोग उसको उठाते हैं, पानी वानी मारते हैं ताकि वो बेहोश हो। बेहोशी से ऊपर से वो धीरे धीरे वो उठती है, और जब वो उठती है तो अब वो करे क्या, उठती है तो वो उठने के बाद वो ऑर्डर देना शुरू करती है, ये काम करो वो काम करो, और अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती है, बड़े अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है, ठीक है। वो इंडियन लोगों को गाली देना शुरू कर देती है। अब जो है ये बात समझ में हम लोग को ना आए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब फिर क्या करना था, उसको जैसे तैसे जो हम लोग जानते थे उस विधि से उसको ठीक किए, नॉर्मल हो गई, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ गई। उसको फिर घर भेजा, और घर भेजने के बाद फिर बैठे ध्यान में ये जानने के लिए कि आखिर ये चीज़ क्या थी, कौन था, क्या था। तो जब हम जानने के लिए जब हम इसको बैठे तो एक अंग्रेज अफसर था जिसकी मृत्यु वहीं पर हुई थी, और वो मृत्यु क्या हुई थी, उसे मार दिया गया था। कुछ डाका डालने लोग उसके घर में घुसे थे और उसकी हत्या कर दी थी। अब जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो अपने उसमें, तो अब प्रश्न ये उठता है कि नहीं भी तो कम से कम ये घटना 100 साल के, तो 2010 की बात है, और वो अंग्रेज अफसर 2000 कम से कम आज़ादी के पहले का था, और अभी भी वो युवा था अगर प्रेत योनि के हिसाब से देखें
तो ये प्रश्न उठता है मित्रों कि ये क्या चक्कर है, आयु कितनी हो सकती है प्रेतात्माओं की। मैंने आपको पीछे एक कथा सुनाई थी, एक नारसिंह प्रेतात्मा, उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक क्षेत्र में गए तो वहाँ पर वो एक प्रेतात्मा आया, अपना नारसिंह बताया, अपना उम्र बताया, 500 साल से मैं प्रेत योनि में हूँ। तो अब क्या है, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रेत योनि में 500 वर्षों तक रह रहे? आदमी के शरीर में तो इतना देर नहीं रहता व्यक्ति, तो 500 वर्षों तक प्रेत योनि में कोई भटक रहा है, क्यों? इसलिए प्रेत आयु कोई निश्चित सीमा नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर की लगभग ज्यादातर लोगों के लिए, सिद्ध पुरुषों को छोड़ दीजिए, तैलंग स्वामी, देवराहा बाबा, ऐसे कई नाम आते हैं जिसमें उनकी उम्र जो है 300 साल 500 वर्ष बताई जाती। कोई हिमालय में कोई योगी महात्मा बैठे होंगे, हो सकता है 1000 वर्षों से बैठे हों, वो एक रेयर केस है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए इस धरती पर जो है 100 वर्ष से ऊपर लोग जीवित नहीं रहते हैं। जो एवरेज जो आजकल चल रहा है वो 75 के आसपास का चल रहा है। 75 होते होते काफी लोग निपट लेते हैं, 75-80 पहुंचते पहुंचते। तो अब ये हमें जानना है कि प्रेत योनि की आयु कितनी हो सकती है, कब तक भटक सकता है व्यक्ति। तो देखो एक बात हमेशा कि प्रेत योनि में जाता कौन है और पुनर्जन्म किसका होता है, शरीर कौन धारण करता है, क्यों नहीं सब लोग शरीर धारण कर लेते, प्रेत योनि में क्यों अटक जाते हैं? तो एक ही कारण है, वासनाएं, आसक्तियां। और जब वासनाएं किसी वस्तु विशेष से हो जाए, वस्तु विशेष मतलब कि वस्तु विशेष कहने, एक होती है वासना कि आपके अंदर मान सम्मान प्राप्त करने की वासना है, आपके अंदर काम वासना है, आपके अंदर ऐसी वैसी वासना है, तो वो एक अलग विषय है। आपको बहुत खाने की वासना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपको अंदर किसी विशेष वस्तु से वासना है, विशेष वस्तु जैसे कि गाड़ी से वासना, ऐसे भी एक मैंने केस देखा है जहां पर एक प्रेतात्मा थी जो कि गाड़ी के अंदर रहती थी। ठीक है, तो उस गाड़ी को क्या किया जाए, बेचा गया, उसे बाद में खत्म, डिस्ट्रॉय कर दिया गया लोगों ने। एक केस ऐसा भी था। दूसरा, जमीन से वासना, मकान की वासनाएं कि ये मेरा घर है और मैं इसका मालिक हूं। खासकर प्रेत योनि में अटकने का कारण ये है। ऐसे तो प्रत्येक जीव मृत्यु के बाद जितने भी लोग हैं, शरीर त्यागने के बाद कुछ देर के लिए प्रेत योनि में जरूर रहते हैं, लेकिन दूसरी, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हाँ, शरीर की वासनाएं शरीर से पूर्ण होगी, तो एक वासना अंदर है, लेकिन किसी विशेष वस्तु से वासना हो जाना, किसी विशेष व्यक्ति से आसक्ति हो जाना, और वैसी अवस्था में जब देह त्यागना पड़ता है और मृत्यु होती है तो वो वासनाएं ज्यादा लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकाती है। इसलिए कहा गया है कि अंतकाल जो मंदर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलि बलि उतरे। ठीक, कि जो मंदिर, जो मकान की जो वासना है, मकान से जो आसक्ति है, जगह से, जमीन से, मकान से, जायदाद से, इसके आसक्ति में जो रहता है वो अवश्य ही प्रेत योनि में भटकता है, क्योंकि उसका अटकाव, वो दूसरे शरीर को धारण करने की जल्दी कोशिश नहीं करेगा, या उसके प्रति उसका रुझान नहीं आएगा कि चलो मैं दूसरा शरीर धारण कर लूं और जो है, तो ये इस तरह से होता है। तो आयु कितनी, जब तक उसकी समझ पैदा नहीं होगी ना, उसके अंदर, उस प्रेतात्मा के अंदर ये समझ ना पैदा हो जाए कि भाई मुझे जो है इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए, मैं कब तक इसमें भटकूंगा, जब तक ऐसी समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए समझ लाने के लिए ही तो कहा गया ना कि धुंधकारी को सुनाया गया भागवत। क्यों सुनाया गया? ठीक, तो उस स्थान पर अगर धार्मिक क्रिया हो, धार्मिक कर्म का मतलब भी बहुत गहरा होता है मित्रों। औपचारिकता बस लोग जो पूजा पाठ कर दिया करते हैं, उससे क्या लाभ होगा? एक किसी ऐसे संत व्यक्ति की जरूरत जिसके मन में, हृदय में ईश्वरीय प्रेम बसा हो और वो कुछ करे, तो फिर निश्चय ही उसका प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है, और प्रेतात्माओं की मुक्ति भी होती है। नहीं तो वो इसी तरह से अटके रहते हैं। ये एक ऐसा चीज है ना, कहते हैं ना कंप्यूटर हैंग कर गया तो फिर कंप्यूटर बंद भी नहीं होता। आप स्विच ऑफ करोगे ना तो वो स्विच ऑफ भी नहीं होगा कंप्यूटर आपका। शट डाउन करने की कोशिश करोगे, नहीं करो होगा, चलेगा भी नहीं, ऐसी जगह पर अटक गया। तो एक तरह से ऐसा ही प्रेत योनि कुछ है नहीं, ये बस हैंग हो गए आप, जीवात्मा हैंग हो गई।
तो लंबे समय तक वो प्रेत योनि में रह जाती है फिर। तो इसलिए आयु, इस तरह की आयु निश्चित करना संभव नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य के हम शरीर की आयु निश्चित कर देते हैं, वैसे प्रेत योनि में आयु निश्चित करना संभव नहीं है। तो जमीन जायदाद, कोई वासना अटक गई कि मुझे ये करना था, वो करना था, और ऐसी वासनाएं आपको प्रेत योनि में भटकाती रहेंगी। तो ये, इससे बचना होता है। इसलिए तैयारी कीजिए। ये जो मैं जो वीडियो डाल रहा हूं, इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि आप कहानियां सुने, लेकिन समझे कि आपको ये वर्तमान जीवन कैसे जीना है, उस परलोक के बारे में सोचकर परलोक संवारना है। गोस्वामी जी ने कहा ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। यह मनुष्य जीवन परलोक संवारने के लिए मिला है, इसलिए परलोक संवारिए, कहीं आप ना अटक जाएं ऐसी अवस्थाओं में। ठीक, अटके रहें और फिर जो है पता नहीं कितनी आयु बीत जाए, 500 वर्ष बीत जाए, पता भी ना चले। ठीक, तो विचार करना है, और विचार कर कर हमें समझना है इन बातों को। अपने मन को सकारात्मक और भक्तिमय विचारों से भर लेना है, तभी जाकर हम बच सकते हैं। अन्यथा ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे अपने आप को बचाएंगे दुर्गतियों से। हम उसमें ना फंसें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, तो निश्चय ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा, और आशा करते हैं कि आप जरूर प्रेत आयु के रहस्य के बारे को समझ गए होंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।